बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद एहसन है। आज के इस वीडियो सेशन में मैंने आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से केमिकल्स हैं या अल्कलॉइड्स हैं या चीज़ें हैं जो जानवरों की खुराक में या तो नॉर्मली पाई जाती हैं या मसनूई तौर पे डाली जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो जानवर को जो है वो उसके हाजमे को भी नुकसान होता है, जानवर कमज़ोर भी होता है, और अगर दूध देने वाली गाय है या भैंस है तो वो उसको साड़ू की तरफ भी ले जा सकते हैं। मतलब प्रोडक्शन को आपकी जानवर की डिक्रीज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको तमाम मालूमात में इजाफ़ा हो और साथ आपको पता भी चलता जाए कि इसका हल क्या करना है। तो सबसे पहले बात आती है, अक्सर जो है वो उल्ली लगी हुई रोटी या खल होती हैं। पुरानी खल या उल्ली लगी हुई या ऐसी खल या रोटी जिनको नमी में स्टोर किया गया है, उस नमी की वजह से जो है वो उल्ली लग जाती है। साइलेज में भी अक्सर यही होता है कि खुली अगर फ़िज़ा में रखें या ज़्यादा नमी हो तो उस वजह से जो है वो काला हो जाता है या सफ़ेदी माइल जो है वो लेयर्स बैठ जाती हैं। तो वो लेयर्स ही बेसिकली फंगस की होती हैं, या आम ज़ुबान में उसे उल्ली कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो जानवर के हाजमे को भी ख़राब करते हैं और साथ साथ जो है वो प्रोडक्शन को भी कम करते हैं, और बहुत बड़ा इनका किरदार है मैस्टाइटिस लाने में या साड़ू लाने में। तो ऐसी रोटी या खल जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। बेशक ये सस्ती मिलती हैं, लेकिन आपके जानवर को इसका लॉन्ग टर्म में नुकसान हो रहा होता है। अगली चीज़ आ जाती है यूरिया। ये वनडे वगैरह में या टीएमआर में डालते हैं ताकि जो है इसकी जो वंडा है या खुराक है उसकी सीपी, मतलब क्रूड प्रोटीन जो है वो ज़्यादा हो जाए। अब क्रूड प्रोटीन तो बेशक ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अगला प्रॉब्लम ये आता है कि इसमें जो है वो जानवर दूध तो ज़्यादा देने लग जाता है, लेकिन फिर कमज़ोरी की तरफ चला जाता है, और साथ ये भी होता है कि जो है वो जानवर रिपीट होने लग जाता है या हीट में नहीं आता। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। यूरिया की वैसे मैंने अलहदा वीडियो बनाई हुई जिसमें तफसील से ज़िक्र किया गया है, तो वो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उली लगी जो खल रोटी हैं उनकी भी तफसील मैंने अलहदा वीडियो में बनाई हुई है, तो वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो तीसरी चीज़ है वो है पेस्टिसाइड्स या ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि फसलों पे स्प्रे किए जाते हैं ताकि कीड़े, जो नुकसानदेह कीड़े हैं या दूसरी जड़ी बूटियाँ वगैरह हैं, वो ख़त्म हो जाएं और फसलों की पैदावार, घास की पैदावार या जो मुख्तलिफ जो चने, मूंगी या गंदम वगैरह या मकई, उसकी पैदावार बढ़ जाए। अब वो पैदावार तो बढ़ जाती है, लेकिन अगर ऐसा घास आपने खिलाया है जानवर को जो जिस पे ताज़ा स्प्रे हुआ होता, तो वो तो फ़ौरन रिएक्शन करेगा जानवर को, 1 घंटे के अंदर जानवर बता देगा कि हाँ जी मुझे रिएक्शन हो गया। तो उसका हल जो है वो मैंने अलहदा वीडियो में दिया हुआ है। लेकिन ऐसा घास भी असर कर सकता है जो आपने बेशक 15 दिन पहले जो है वो स्प्रे किया हुआ था, 15 दिन गुजर गए हैं, बेशक उसमें जो है वो पेस्टिसाइड्स के जो है वो असरात बहुत कम होते हैं लेकिन मौजूद होते हैं। अब वो थोड़े से जो असरात हैं वो नॉर्मली जो है वो कुछ माइल्ड लेवल पे जो है वो जानवर का जो है वो हाजमा ख़राब कर देते हैं, जानवर कम खाता पीता है, और फिर ये ऐसे जो है केमिकल्स खून में शामिल होते हैं, वहाँ से जो है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस काज करते हैं, जिसकी वजह से जानवर जो है वो या तो हीट में नहीं आता है या रिपीट हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि अगर स्प्रे वाला घास है तो उसे कम से कम 1 महीने तक जो है वो आप इस्तेमाल ना करें, ताकि कम से कम चांसेस हो इसके नुकसान के। अगली चीज़ आती है कॉटन सीड केक, मतलब जो खल बनोला है उसका जो उसमें अगर बिल्कुल खालिस खल बनोला है तो उसमें भी ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो जानवर के हार्मोनल एक मैकेनिज़्म को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। गोसीपोल इसका नाम है। तो उस वजह से जो है वो जानवर दूध तो ज़्यादा दे रहा होता है क्योंकि खल में प्रोटीन होती है, एनर्जी भी होती है, लेकिन साथ इन द लॉन्ग रन जब आप सिर्फ खल बनोला दे रहे हैं और खालिस दे रहे हैं तो उसका यही नुकसान होता है कि वो हार्मोनल जो मैकेनिज़्म है उसको डिस्टर्ब करती है। उस वजह से जानवर जो है वो या हीट में नहीं आता या फिर जो है वो रिपीट हो रहा होता है। तो एक बैलेंस डाइट देनी चाहिए। बैलेंस डाइट के ज़रिए ही इसका हल पॉसिबल है, मुमकिन है। मतलब खल बनोना के साथ और भी अज्जा जिस तरह मकई वगैरह या चने या गंदम या चोकर या मेज़ ग्लूटेन या बहुत सारी कैनोला मील वगैरह उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जो जब एक बैलेंस डाइट तैयार होगी तो फिर जो है कॉटन सीड केक या खल बनोला का जो है वो असर बहुत ही कम होगा, ना होने के बराबर। अगली चीज़ आती है नकली खल बनोला। खल बनोला में क्योंकि बहुत सारी दो नंबरी हो रही है, जिस तरह हॉस्पिटल के वेस्ट जो मतलब वहाँ से बचते हैं, अक्सर जो कॉटन वगैरह जो कपास जो बचती है हॉस्पिटल से, खून लगी हुई है दूसरी इस तरह की, उनके ऊपर रंग करके और उनसे वो बना देते हैं। या पुरानी खल होती है तो उनमें भी ज़ाहिर बात है ये प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से जानवर को बजाय फ़ायदा होने के उल्टा नुकसान हो रहा है।
کھل کے لیے بھی علیحدہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ بھی آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک ہے جس میں تمام کا جو ہے وہ حل بھی دیا ہوا ہے۔ نیکسٹ جو اگلی چیز آتی ہے وہ ہے پرانا جو ہے وہ دلیا یا آٹا یا اس طرح کی دوسری بیج وغیرہ۔ اب پرانا جو ہے اگر 1 سال تک تو پڑا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب اس سے زیادہ پرانا ہو جاتا ہے تو اس کی نہ صرف غذائیت کم ہوتی ہے بلکہ اس میں اکثر جو ہے وہ کیڑے جو ہے وہ پرورش پا رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ اتنے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو آنکھوں سے نظر ہی نہیں آتے۔ آپ کو سوراخ اکثر چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے شاید، لیکن جو ہے وہ کیڑے ان کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن کیڑے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ بڑی بڑی کیڑیاں یا جو دوسرے ہوتے ہیں وہ تو نظر آ جاتے ہیں، چھوٹے نظر نہیں آتے۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی پرانی چیزیں نہ کھلائیں، کیونکہ کافی دفعہ میں فیلڈ میں بھی دیکھ چکا ہوں کہ جانوروں کو یہ کھلائے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ الٹا ہاضمہ ان کا کم ہو جاتا ہے اور وہ پھر کمزوری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، تو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں، اور مزید بھی کسی ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پہ یا کمنٹس میں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔